आज हमने अपना जो सब्जेक्ट इसके ऊपर बात करनी है दैट इज पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट है दैट इज ऑफ 200 मार्क्स। और हम ऑप्शनल के हवाले से मैं ऑलरेडी एक बात कहती होती हूँ कि ऑप्शनल्स आर वेरी डिसिसिव जब भी बात आती है आपकी एलोकेशन के ऊपर। एक एस्पायरेंट की लाइफ के जो 3 फेजेस होते हैं, फॉर एग्जांपल व्हेन यू आर एस्पायरिंग फॉर द एग्जाम, और फिर आप जब रिटन क्वालिफाई कर लेते हैं उसके बाद आपका साइकोलॉजिकल इंटरव्यू एंड देन द फाइनल एलोकेशन। तो इसके अंदर जो चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है वो आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट्स होते हैं। स्पेशली जब आप कहते हैं कि आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट के अंदर आप पॉलिटिकल साइंस या किसी भी 200 नंबर के सब्जेक्ट की बात करते हैं उसमें आप रिस्क नहीं ले सकते। आपको एक ऐसा सब्जेक्ट चूज करना होता है कि जिसकी हिस्ट्री बड़ी स्टेबल है। ऑप्शनल को चूज करने के लिए हमारे पास कुछ सेट स्टैंडर्ड्स जो कुछ क्राइटेरियाज होते हैं कि जिनको हम देखते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास सबसे पहली चीज तो ये होती है कि उस सब्जेक्ट का आपका बैकग्राउंड है या नहीं है। लेकिन हमारी जो मेजॉरिटी है उसका बैकग्राउंड स्पेसिफिकली नहीं होता। दूसरी चीज हमारे पास जो होती है वो सब्जेक्ट का सिलेबस बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आपने एक नहीं वहां पे 12 मजमून जो है वो पास करने हैं और अपना एक ब्रिगेड बनाना है। अगर खुदा ना खास्ता एक सब्जेक्ट भी आप पास नहीं कर सकते तो यू आर आउट ऑफ गेम। तीसरी और बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि उस सब्जेक्ट की हिस्ट्री क्या है। हमारे पास फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की क्लियर कट नोशन नहीं बताता कि थिंग्स विल गो लाइक दिस। बेसिकली हम रिजल्ट की बेसिस के ऊपर एक प्रेडिक्टेबिलिटी बनाते हैं कि हमने कौन से सब्जेक्ट को किस तरीके से करना होता है। और बहुत बड़ी डिबेट जो मैं हमेशा से सुनती आई हूँ व्हेन आई वाज गोइंग टू परस्यू फॉर द एग्जाम बैक इन 2018, तो पहली चीज मेरे पास भी मेरे माइंड में यही थी कि मैं पॉलिटिकल साइंस लूंगी, इंटरनेशनल रिलेशन लूंगी, क्योंकि ये दो जो सब्जेक्ट्स हैं इनके अंदर बहुत बड़ी कंफ्यूजन चल रही होती है। इसके लिए मैं हमेशा स्टूडेंट को कहती हूँ कि आस्क योरसेल्फ आप किस टाइप के स्टूडेंट हैं। अगर आप नेशनल पॉलिटिक्स में ज्यादा इंटरेस्टेड हैं, अगर आप ऐसे स्टूडेंट हैं कि जो विद इन द स्पेसिफिक स्ट्रीम अपना टॉपिक प्रिपेयर करते हैं और पेपर देते हैं, तो ठीक है, आई प्रेफर दैट यू गो फॉर द पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस के अंदर अब आप अगर देखें तो इसके अंदर आपके 2 पेपर्स हैं। आज हम इसकी तमाम की तमाम चीजों को देखेंगे और इसके अंदर भी तरीकाकार बच्चों वही रहेगा। मैं उस वक्त तक कोई सब्जेक्ट नहीं पढ़ाती कि जब तक उसमें रिटन प्रैक्टिस ना करवाऊं, क्योंकि दिस थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका राइटिंग प्रैक्टिस जो होती है ना वो बताती है कि वेयर यू स्टैंड। आपका एग्जामिनर आपको पीस ऑफ पेपर से जानता है, सो अल्टीमेटली वी हैव टू वर्क ऑन दैट पीस ऑफ पेपर। ईच एंड एवरी सेशन विल बी फॉलोड बाय द रिटन प्रैक्टिस, जो कि आप लिखेंगे, आप मुझे स्कैन करके पीडीएफ बना के ग्रुप के अंदर भेजेंगे जिस तरह के आप पाकिस्तान अफेयर के अंदर करते थे। हम वही रिजीम फॉलो करेंगे, नथिंग इज गोइंग टू चेंज। पॉलिटिकल साइंस के हवाले से जो किताबें हैं, अगर आप पहले मैं आपको किताब के ऊपर बात करूँ जिसके 2 पेपर्स हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2, और इन दोनों के लिए आपको डिफरेंट बुक्स कंसल्ट करनी पड़ती है। अगर आप किताब नहीं लेना चाहते, वेल एंड गुड, मैं आप लोगों को डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कर दूंगी जो हम क्लास में डिस्कस करेंगे, वो आपकी पर्पस को सर्व कर देगा। अलॉन्ग विद इट मैं आप लोगों के साथ कुछ एडिशनल रीडिंग मटेरियल भी शेयर कर दूंगी कि जिसको आप यूटिलाइज करेंगे तो आपका पर्पस सर्व हो जाए। बट स्टिल इफ यू वांट टू बाय बुक्स, पहले हम थोड़ा सा बुक्स को देख लेते हैं। हमारे पास रिकमेंडेड किताबें हैं एफपीएससी की, और उन रिकमेंडेड किताबों की कुछ कॉपीज भी हैं। फॉर एग्जाम्पल एक जर्नल जो पॉलिटिकल साइंस है उसके लिए हमारे पास एक ये किताब है जिसको आप मजरुल हक की किताब कहते हैं, दैट इज पॉलिटिकल साइंस थ्योरी एंड प्रैक्टिस बाय मजरुल हक। इसके अंदर मैं इसकी पिक्चर जो है वो ग्रुप में आप लोगों के साथ किताबों की शेयर कर दूंगी तो आपको ज्यादा बेहतर हो जाएगा। अब ये जो किताब है ये जर्नल पॉलिटिकल साइंस, जर्नल पॉलिटिकल साइंस से मेरी मुराद ये है कि बेसिक्स, फॉर एग्जांपल आप कहते हैं स्टेट, रियासत क्या होती है, आइन कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, लॉ क्या होता है, लेजिस्लेचर किसको कहते हैं, प्रोपोगेंडा किस तरह बनता है, पॉलिटिकल पार्टीज कौन सी होती है, इलेक्शन किस तरीके से होते हैं। ये वो बेसिक्स के ऊपर आपकी किताब है कि जिसमें हमने काम करना। अब इसके अंदर वो थोड़ा सा टेक्निकल हो जाता है, इसलिए इस किताब की हमारे पास एक कॉपी भी मौजूद है कि जो इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल साइंस बाय मोहम्मद सरवर के नाम से। अगर आप ये किताब लेना चाहते हैं तो आप ये भी ले सकते हैं, अगर आप ये किताब लेना चाहते हैं तो आप ये भी लेना सकते हैं फॉर जनरल पॉलिटिकल साइंस। जी फरूक, फरूक आप अपनी वीडियो ऑन करें। 1000 बीडीज का कंसेप्ट दिया था जिनको हम कहते हैं बेसिक टेम्पलेट्स। उन्होंने मुख्तलिफ जगहों से लोगों को कहा कि ये, अब आपका जो है ना, मिसाल के तौर पे मेरी, अभी मैं कहूँ कि आई एम फ्रॉम चकवाल,
अब मेरा जो यहाँ का या मेरे गांव के अंदर या मेरे एरिया के अंदर एक यूनियन काउंसलर है, तो वो हम तमाम लोगों की नुमाइंदगी कर। अब लोकल गवर्नमेंट के अंदर आप एमएनए या एमपीए से नीचे आइए और अब आप अपने लेवल पे उस ग्रुप ऑफ पीपल के अंदर जो डेवोल्यूशन ऑफ पावर है उसकी बात कीजिए। तो यहाँ पे फिर जब अयूब साहब का दौर होता है तो उन लोगों ने वोट डाला था, तमाम लोगों ने वोट नहीं दिया था, और कहा जाता है कि वो एक पॉलिटिकल इंजीनियरिंग थी उन्होंने अपने आप को इन्फोर्स में रखने के लिए, कि उन्होंने सिर्फ उन लोगों को अलाउ किया कि वो वोट करें, क्योंकि इसके जरिए वो पावर में रहना चाहते थे और वो उनके अपने लोग थे, और वो आवाम को ये बता रहे थे कि ये लोग जो है ये इन तमाम लोगों के रिप्रेजेंटेटिव है। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको कहा मेरे गाँव के यूनियन काउंसलर उस गाँव के 1-2 लाख सारी आबादी का रिप्रेजेंटेटिव है, तो उसने जिसको वोट दिया 1-2 लाख का वोट भी उसको। तो ये आपका लोकल सब गवर्नमेंट का कंसेप्ट है। जब आप 18 अमेंडमेंट को देखते हैं जिसमें डेवोल्यूशन ऑफ पावर है। जी जी मैम, ये जो लोकल गवर्नमेंट का आप बता रही हैं, मतलब इसमें फिर वो तो लोगों की अपनी होती है ना, जैसे आप कह रही हैं एक बंदा अगर रिप्रेजेंट कर रहा है वोट दे के सबको, ठीक है। तो यही होता है। मैं ये पूछना हाँ, चाह रही ये हूँ, मैं लाइक आपको ये लोगों बता रही की हूँ कि ये होती मैं है। आपको अयूब ग्रीन की बात बता रही हूँ। अदरवाइज लोग ही आपको इलेक्ट करते हैं, आपकी लोकल गवर्नमेंट के अंदर भी जो आपका नुमाइंदा है उसको अब वो वोट के साथ आया है। वो आपने ऐसे नहीं हुआ कि मैंने कह दिया या वो कह दिया। मैं वो उस स्पेसिफिक एरिना की बात कर रही हूँ। वो जब हम हिस्ट्री में पढ़ेंगे, आज भी आपकी गवर्नमेंट, आपने देखा होगा कि आपने कहा कि काउंसलर के इलेक्शन हो रहे हैं, आपने सुना होगा, ठीक है। तो वो भी अब आपकी जो है आपकी सम एक्सटेंट पार्टी बेस हो गए। इसकी हम डिटेल में जब जाएंगे तो हम देखेंगे कि इसमें कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है। ठीक है। अच्छा, नाउ कमिंग टुवर्ड द पेपर नंबर 2, ये भी 100 नंबर का है। एक बात बच्चों आप लोग याद रखिएगा कि पेपर 2 रिक्वायर मोर एफर्ट। पेपर 1 एक एवरेज एफर्ट के साथ 60 to 68 नंबर दे देगा, लेकिन ये जो पेपर 2 है ना, ये 34। आपको मैं एक रिजल्ट बताऊं, आई डोंट वांट टू नेम द पर्सन, he got 79 marks in paper 1 and 19 marks in paper 2। इन दोनों को मिला के पास करना होता है, ऐसे नहीं होता कि अगर जो एक में फेल होता है तो वो दोनों में फेल हो जाता है। इन दोनों में मिला के आपने 66 नंबर लेने होते हैं। लेकिन बताने का मकसद ये है कि इसके अंदर आपको ज्यादा एफर्ट करनी है, इसमें कुछ टेक्निकल चीज है। मैं वो जो बात कहती होती हूँ ना कि आप लोग कहते हैं मैडम हम ये सब्जेक्ट रख लें जिसके साथ ये सब्जेक्ट कवर हो जाएगा, ऐसे नहीं। ये जब हम टॉपिक पढ़ेंगे आगे तो इसके अंदर अब जो पार्ट ए है इसका, जो इसका पार्ट बी है मोस्टली पाकिस्तान अफेयर से रिलेटेड। लेकिन पाकिस्तान अफेयर का क्वेश्चन करने के लिए आपको कुछ डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स चाहिए होती है। पॉलिटिकल साइंस के अंदर पाकिस्तान अफेयर का क्वेश्चन करने के लिए आपको डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आप जब बात करते हैं एथनिसिटी की पाकिस्तान अफेयर में, तो वहां पे आपके एथनिक कन्फ्लिक्ट्स कल्चरल सोशल पॉलिटिकल और डायनामिक्स होते हैं। यहाँ पे वो आपके प्योरली पॉलिटिकल होते हैं, जहां पे आप कॉन्स्टिट्यूशन के आड़े में बात करते हैं। इधर अब आप देखिए कि पेपर जो 2 है इसकी 100 नंबर है, 30 नंबर का आपका पार्ट 1 है, 10 नंबर के एमसीक्यू साइड पे कीजिए, 20 नंबर है। आप 2 सवाल है जिनमें से एक आपने कर, और इसके अंदर हमें क्लियर कट पता होता है कि सवाल हमारा 2 कॉन्स्टिट्यूशन में से आता है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका एंड यूनाइटेड किंगडम। अब आप कहते हैं कि हम कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ अगर रख लेते सिलेबस उसका भी ये ऐसे नहीं। इसके लिए जो किताब है ये एस.के. कैले की किताब है। ये बेसिकली इसके अंदर सोहेल भट्टी भी साथ है, इसके को राइटर है, लेकिन इसके अंदर ये किताब बहुत अच्छी है। सारी ये बहुत डिटेल किताब है, लेकिन इसमें से कुछ कंपोनेंट्स पढ़ने होते हैं वो मैं आप लोगों को बता दूंगी कि जो पढ़ने हैं। अदरवाइज मैंने इसके जो आप कंसाइज आउटलाइंस है वो तमाम की तमाम मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी और स्लाइड्स भी शेयर करूंगी, लेकिन इसकी किताब ये है। अब इसके अंदर हमारे पास ये होता है कि आप कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की अगर आप जो है पेपर देने चले जाएंगे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिटिकल साइंस में पढ़ के, यहाँ पे अब पॉलिटिकल साइंस में आपको सबसे पहले पढ़ना होता है कि आपका कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है। अब कॉन्स्टिट्यूशन फॉर एग्जाम्पल एक पूरे का पूरा फ्रेमवर्क। आप पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन की किताब अगर आपके पास हो उसको आप खोलें और आप देखें तो आपको पता चलता है कि पाकिस्तान अब कैसे चले। पाकिस्तान के अंदर निजाम हुकूमत कौन सी होगी, सदर किस तरह इलेक्ट होगा, वजीर आजम किस तरीके से आएगा, उनकी पावर क्या होगी, हमारे 2 हाउसेज होंगे, नेशनल असेंबली होगी, सेनेट होगा। नेशनल असेंबली के पास कौन सी पावर्स हैं, सेनेट के पास कौन सी पावर है, वो क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या नहीं कर सकते। ये वो तमाम चीजें हैं कि जो आपके कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हमने देखी होती है। फॉर एग्जाम्पल कॉन्स्टिट्यूशन की जनरल हेडर्स ये होते हैं कि प्रीएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन बेस किस चीज पे करता है, उसके बाद अगली चीज कॉन्स्टिट्यूशन किस टाइप का है। अब हम कहते हैं कि कुछ कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड होते हैं, कुछ फ्लेक्सिबल होते हैं। आपने अक्सर टीवी लगाया और आपने कहा
क्या 18वीं तरमीम, ये जो तरमीम होती है, अगर तो ये आसानी के साथ हो जाए तो वो बड़ा फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन होता है, और अगर उस तरमीम के लिए आपको बड़े पापड़ बेलने पड़े, 2/3 अक्सरियत आपको चाहिए हो, जितने भी लोग वहां पे बैठे हुए हैं उनकी, तो फिर हम कहते हैं कि ये बड़ा रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। आपका आइन बताता है कि आपका वफाकी निज़ामी हुकूमत होगा, ये सदारती निज़ामी हुकूमत होगा, ये वो तमाम चीजें होती हैं कि जो आपकी कॉन्स्टिट्यूशन में। लेकिन जब आप करने जाते हैं यही पेपर कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का, तो फिर उसमें आपने लीगल टर्म्स बताने। फॉर एग्जाम्पल आप उसमें बताएंगे, वही मैंने जो आपको बताया था, स्टेट वर्सेस मुस्लिम भुट्टो केस, स्टेट वर्सेस यूसुफ पटेल केस, वहां पे आपने केसेस के साथ बात करनी होती है। लॉ किस तरीके से बताया जाता है? लॉ बताया जाता है केस के साथ, लीगैलिटीज के साथ। इधर हम बच्चों कंपैरेटिव और एनालिटिकल स्टडी जिन दो पॉलिटिकल सिस्टम की बड़ी डिटेल में करेंगे, वो है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और यूके, और इन्हीं से हमारा सवाल आता है। आगे हमारा बड़ा जर्नल सवाल है जिसमें हम ग्लोबल एंड रीजनल इंटीग्रेशन की बात करेंगे, क्योंकि हम साउथ एशियन एसोसिएशन रीजन के अंदर आते हैं, तो हम सार्क पढ़ेंगे, यूरोपीय यूनियन। अब ये जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इनको पढ़ने का तरीका ये होता है कि सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन कहाँ पे बेस करती है, ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर कौन कौन से हैं, और ऑर्गेनाइजेशन काम क्या करती है। ये आपका पाकिस्तान अफेयर का भी टॉपिक है, जो आप करंट अफेयर के साथ लिंक करके पढ़ते हैं। IMF और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, तो यहाँ पे आप क्यों पढ़ रहे हैं? सवाल तो ये पैदा होता है ना, यहाँ पे हम ये पढ़ रहे हैं कि अब आपकी जो सार्क है, जो आपकी साउथ एशियन एसोसिएशन है, उसका पॉलिटिकल सिस्टम के साथ क्या लिंक है। एक हेडर हमने इन सब में ये ऐड करना है, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं पॉलिटिकल साइंस। आप जब IMF से लोन लेने जाते हैं, IMF आपकी पॉलिसी के अंदर किस तरह इंटरवीन करता है, आपकी पॉलिटिक्स किस तरह इंजीनियर होती है, हमने ये देखना है। हमारे इस चीज से ताल्लुक नहीं है कि IMF ने कितने पैसे। जब हम ट्रेड करते हैं तो किन कंट्रीज को हम लेके आते हैं, पॉलिटिकली फिर हमारे ऊपर क्या इम्पैक्ट होता है उन कंट्रीज का। ये वो कंपोनेंट्स है कि जो हमने देखने हैं। इसका सवाल वो नहीं ऐसा पूछता, क्योंकि वो अपना सवाल जो है वो यूएस और यूके कॉन्स्टिट्यूशन में कवर कर लेता है। अब आपका पार्ट भी है 70 नंबर का, 10 नंबर के आपके MCQs आपने साइड पे लगा दिए, पीछे हमारे पास बचे 60 नंबर। 3 सवाल करने आप। पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ तुर्की, ईरान, मलेशिया, इंडिया और चाइना। इसमें हम इंडिया करते हैं, और इंडिया के ऊपर भी हमारा जो क्वेश्चन है कि इंडिया जो अपने आप को सेकुलर कहता है वो आता है। चाइना के अंदर हम एक उसका कंपोनेंट करते हैं, उसकी कम्युनिस्ट पार्टी, जब हम माओ पढ़ेंगे तो वो कवर हो जाएगा। तुर्की के अंदर एक कंपोनेंट है इसका, दैट इज ग्रैंड नेशनल असेंबली, कि जब पहले खिलाफत खत्म होती है और फिर ग्रैंड नेशनल असेंबली का कंसेप्ट आता है, हम उसको हाईलाइट करते हैं। अब ये आपको लगेगा कि आपने तो ये सारी चीज पढ़ी हुई है आगे। पॉलिटिकल मूवमेंट्स इन इंडिया, मुस्लिम नेशनलिज्म किस तरह साउथ एशिया में आया, पाकिस्तान की मूवमेंट, स्पेशली सर सैयद अहमद खान, इलामा इकबाल और कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, जो हम पाकिस्तान अफेयर में कवर कर चुके। लेकिन यहाँ पे इन लोगों का हमने कौन सा काम पढ़ना है, political efforts of these all personalities, because you are attempting the paper of political science. Government and politics Pakistan very important. इसके अंदर अगर आपने ये कवर, ये प्रिपेयर कर दिया है, तो आपके तीनों सवाल निकल जाते हैं। एक बड़ा जर्नल सा सवाल खारजा पॉलिसी बनानी है। फॉर एग्जाम्पल, अब आप ये देखें कि पैलेस्टाइन क्राइसिस में आप ये देखते हैं कि हम कौन सी साइड लेते हैं, दैट इज अवर फॉरेन पॉलिसी। हम किसके साथ जो है वो ट्रेड करना चाहते हैं, हम चाइना के साथ सी पैक कर रहे हैं, तो हम इंडिया के साथ ट्रेड कर रहे हैं, नहीं कर रहे, हमारी फॉरेन पॉलिसी जो है डिफरेंट कंट्रीज। अब फॉरेन पॉलिसी कुछ चीजों के ऊपर बेस करती है, कुछ डिटर्मिनेंट्स होते हैं, आपकी रियासत कुछ चीजों को देखती है तो फिर अपनी खारजा पॉलिसी बनाती है। सबसे पहले तो साइज एंड ज्योग्राफी, आपकी रियासत का साइज जो है वो बड़ा मैटर करता है। ज्योग्राफिकल लोकेशन, अब जिस तरह आपका जो पाकिस्तान है, दैट इज अ पिवट टू साउथ एशिया, जब हम इसको कहते हैं कि दैट इज अ पिवट पॉइंट टू साउथ एशिया, तो इसके अंदर हमने ये चीज देखनी। वैसे ये आपका करंट अफेयर का एक बड़ा हॉट टॉपिक। फिर इकोनॉमिक डेवलपमेंट में कौन कौन सी चीजें आती हैं। सिक्योरिटी के अगर हम देखते हैं तो हमारे पास ट्रेडिशनल, नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स, या फॉर एग्जांपल पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में हमारे पास हिस्टोरियन से दैट द myopic glance of the Pakistan toward the India and the main basically exaggeration of the budget toward the security, because ultimately we want to sustain the inherited fear that the tenet of the Jinnah will blown away। ये वो तमाम चीजें हैं जिनकी वजह से हम अपनी सिक्योरिटी के ऊपर काम कर रहे हैं। इसी वजह से जब हमने वर्ल्ड वॉर 2 के बाद हमने क्या किया कि हमने रशिया के बजाय यूएसए को इसलिए ज्वाइन किया कि हमें ये लगता था कि वो हमें
सपोर्ट करेगा किस कॉज के लिए, सिक्योरिटी कॉज। हमारी पॉलिसी के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट सिक्योरिटी कॉज। फिर एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी, कि हम टेक्नोलॉजी में कितने एडवांस है, हमने टेक्नोलॉजी के कैलिबर को देखते हुए बाकी कंट्रीज के साथ लिजॉन करना होता है। नेशनल कैपेसिटी हमारी कितनी है, पॉलिटिकल पार्टीज जो है, अगर आप देखें फॉर एग्जांपल हम अगर एमएनएस, जेडएबी यानी कि ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो, उसके बाद मियां नवाज शरीफ थी, और उसके अलावा आपके पास जो है वो इमरान खान भी, इनके अंदर आपकी पार्टीज की लीडरशिप की फॉरेन पॉलिसी डिफरेंट होती है। फॉर एग्जांपल सम आर मोर टू द सोशल, सम आर मोर टू द डेवलपमेंट, सम आर मोर टू द ह्यूमैनिटेरियन। तो ये वो तमाम चीजें हैं कि जो हमारी डिपेंड करती है। आपकी पॉलिसी के अंदर आइडियोलॉजी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें तो हमारी इस्लामिक आइडियोलॉजी है, तो हम मुस्लिम कंट्रीज के साथ हमारा जो है वो सॉफ्ट स्टांस होता है। इसी तरह प्रेस एंड ब्यूरोक्रेसी, आपकी प्रेस कितनी है और आपकी प्रेस किस चीज को प्रेजेंट करती है। सोशल स्ट्रक्चर भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। फॉर एग्जांपल हमारा ये सोशल स्ट्रक्चर है, वी आर डेवलपिंग कंट्रीज, वी नीड द एड, दैट्स व्हाई हम मोस्टली उन कंट्रीज की तरफ जाते हैं कि जो एड देते हैं। अगर हम यूनिसेफ के प्लेटफॉर्म से देख लें, हम चाहे थर के अंदर मदर सन प्रोजेक्ट को देख लें, तो तमाम के अंदर हमारी फॉरेन पॉलिसी आपके सम एक्सटेंट शेप होती है। पब्लिक ओपिनियन, आवाम की राय भी आपके सम एक्सटेंट होती है। और डिप्लोमेसी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे पास जो डिप्लोमेटिक मूव्स होते हैं इंटरनेशनल अरीना के अंदर, वो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, अब जिस तरह हम ये देखते हैं कि मुस्लिम कंट्रीज की जो डिप्लोमेसी है, स्पेशली इस खास के अंदर की जो आजकल बड़ा हॉट फ्लैश हुआ है पैलेस्टाइन क्राइसिस, ये फॉरेन पॉलिसी को शेप करते हैं। तो उसके अलावा कुछ और एक्सटर्नल पावर फैक्टर्स भी होते हैं कि जो पावर्स हैं, वर्ल्ड पावर्स, उसके अलावा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस और पब्लिक ओपिनियन बाकी स्टेट्स की तरफ। अब अगर हम देखें तो फॉर एग्जांपल हम सऊदी अरेबिया या ईरान के साथ इतनी जल्दी नहीं बिगाड़ते, क्योंकि हमारी आवाम जो है मोर देन हाफ वहां पे जाती है ज़ियारत के लिए, उम्रे के लिए, वो हमारी मुकद्दस जगह। इस चीज की जरूरत नहीं है। मैं इसलिए कह रही हूँ, कुछ बच्चे होते हैं ना, किताब बता दें, तो इसलिए मैंने कहा, अदरवाइज आपको जरूरत नहीं है, यू कैन इजीली कवर बाय यूजिंग दोज रीडिंग्स। ठीक है, बेशक आप ना परचेज करें अगर आप नहीं करना। मैम जी बोले। मैम पॉलिटिकल साइंस में अगर कुछ अनसीन आ जाता है तो हम अपनी तरफ से लिख सकते हैं, और मैथ्स कम्युनिकेशन में अगर आ जाए तो हम नहीं लिख सकते, इसलिए हमें पॉलिटिकल साइंस को प्रेफर करना चाहिए। इन दोनों की डिफरेंट डोमेन्स हैं बच्चे। पॉलिटिकल साइंस के अंदर आपके पास ऐसा कुछ नहीं आता कि जो आप ना कर सकें, ये इसका बड़ा कैलकुलेटेड और प्रेडिक्टेबल पेपर होता है। लेकिन आपका जो मैथ्स कॉम होता है उसके अंदर फिर वही बात है कि उसमें बहुत ज्यादा जेनेरिक चीजें होती हैं। जेनेरिक सब्जेक्ट का मसला ये होता है कि उसमें आपने अपने आप को स्टैंड आउट करवाना होता है। उसमें फॉर एग्जाम्पल आपने अब मीडिया के ऊपर, मीडिया की साइ वॉर के ऊपर, मीडिया की चीजों के ऊपर आपको बड़ी डिबेट करनी पड़ती है, जर्नलिज्म के ऊपर। जिस तरह मेरी तो एसटीपी हो रही है ना, स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग, आई एम फ्रॉम इंफॉर्मेशन, तो मेरी तो एसटीपी के अंदर वो बहुत सारी चीजें मैथ्स कॉम की, तो बड़ा एक सब्जेक्टिव था, बहुत ज्यादा उसमें मामला थे जो खत्म होने के अंदर ही नहीं आते। इसलिए पॉलिटिकल साइंस जो है ना, वो विद इन डोमेन होती है, वो आप बड़े इजीली कर सकते हैं। ठीक है, ओके मैम। जी इसका आप पूछें, फिर हम वी विल वाइंड इट अप। मैम बस मेरी तो एक ये सजेशन है कि मतलब आप कह रही हैं ना कि मतलब अगर हम ये स्लाइड्स फॉलो करते हैं आपके लेक्चर्स को, तो बस मैंने ये कहना था कि अगर आप लेक्चर जिस दिन आपका, उससे पहले एक बार अपना लेक्चर सेंड कर दे, तो हम अगर रीड आउट कर लिया करेंगे तो हमें पता होगा कि हमें क्या आज पढ़ना है, ना कि ये पहले दिन ही आप हमें पढ़ा रही हैं तो पहली बार वो सब देख रहे हो। अगर वो लेक्चर पहले सेंड हो जाए या स्लाइड्स, ठीक है? ठीक है, ये भी ठीक है, मैं मोस्टली ये करती होती हूँ, तो आई विल डेफिनेटली शेयर ताकि वो हम पहले रीड आउट करके आ जाएं। ठीक है, ठीक है, ओके। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। आई होप दैट एवरीथिंग इज क्लियर नाउ. It was really nice interacting with you today. We'll see you in my next class. Best wishes and prayers for you all. Allah Hafiz. Allah Hafiz ma'am. Allah Hafiz ma'am. Allah Hafiz ma'am. अच्छा, stop for a moment. I have received a complaint from your side कि आप लोगों की subject selection क्यों नहीं है political science की क्लास में। तो आप लोगों के ही सवाल हैं। अब if I say no to your question, तो आप लोगों को शायद इस चीज की प्रॉब्लम होगा, और हम इस चीज को वैसे इनकरेज करते हैं इन एकेडमी कि आप लोगों की क्लास पार्टिसिपेशन कराई जाए। बट आप लोगों के क्वेश्चंस के ऊपर if I say कि no, तो ये चीज शायद प्रॉब्लमेटिक हो सकती थी। Admin will be with me in this page, so that's why first class I have clarified the all queries and hope that we have no any other questions in the next coming classes. उनमें हम जो है वो political science पे बात करेंगे, and those who feel bad for this, my apologies, but still क्योंकि आप लोगों के questions थे, so I feel bad कि अगर मैं आपको ये कह दूं कि I don't want to answer the questions. एक हम भी देख लेते हैं, सवेरा का देख लेते हैं, क्योंकि उन्होंने